डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच इजरायल ने फिर किया लेबनान पर हमला। नाराज ईरान ने बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड आने से किया इनकार। अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत चली। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायल पर साधा निशाना, कहा इजरायल अलग थलग पड़ा। झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग में से कांग्रेस की हार। भाजपा समर्थित उद्योगपति परिमल नाथवानी ने कांग्रेस कोटे के उम्मीदवार प्रणब झा को हराया। हार के बाद कांग्रेस का आरोप, आरजेडी माले ने नहीं दिया साथ। प्रदेश कांग्रेस के आरोपों पर आरजेडी में नाराजगी। राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच सीएम योगी का अयोध्या दौरा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सीएम योगी ने कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। सीएम ने कहा सपा सरकार जय श्री राम कहने पर गोली चलवाती थी, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले उपदेश ना दे। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर बोला तीखा हमला। अयोध्या चंदा चोरी विवाद में चंपत राय की गिरफ्तारी और राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इजरायल के लेबनान पर ताजा हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता पटरी से उतरता दिख रहा है। इजरायली हमले से नाराज ईरान ने स्विट्जरलैंड आने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद स्विट्जरलैंड में होने वाला सार्वजनिक समारोह टाल दिया गया है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। यह कार्यक्रम शुक्रवार 19 जून को तय था, लेकिन ईरान ने इससे अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में तेहरान की उपस्थिति को लेकर ईरान के कट्टरपंथियों की तरफ से तीखा विरोध हो रहा था। इससे पहले बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच फ्रांस में पीस डील साइन हुई थी। दोनों देशों ने तय किया था कि वे 19 जून से डील की शर्तों को लेकर बातचीत करेंगे। इसके लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को स्विट्जरलैंड जाना था, लेकिन अब यह यात्रा रद्द हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला इतने आखिरी समय हुआ कि वेंस का स्टाफ और उनके साथ जाने वाले पत्रकारों का ग्रुप एयरपोर्ट पहुंच चुका था। वहीं व्हाइट हाउस के दर्जनों अफसरों और कई विदेशी मीडिया कर्मी पहले से ही स्विट्जरलैंड में मौजूद थे। अमेरिकी मीडिया एक्सक्यूसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेंस की स्विट्जरलैंड यात्रा चलने के पीछे लेबनान को लेकर ईरान की मांगे वजह हो सकती हैं। दरअसल शांति समझौते में सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म करने की बात कही गई थी। इसमें लेबनान में जारी जंग भी शामिल है, लेकिन इजरायल के लेबनान पर लगातार हमले आगे की बातचीत में मतभेद पैदा कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ हुए समझौते की आलोचना कर रहे इजरायली नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस डील का विरोध कर रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत को समझना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में वेंस ने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री बेंजामिन की सरकार का हिस्सा होते तो दुनिया में अपने सबसे बड़े और ताकतवर सहयोगी अमेरिका पर इस तरह सवाल नहीं उठाते। उन्होंने इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच की आलोचना करते हुए कहा कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से हर समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। वहीं इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी तैनाती का नया नक्शा जारी किया है और साफ किया कि फिलहाल वहां से सैनिक नहीं हटाए जाएंगे। I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path,
But to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, पीएम मोदी 6 दिन का फ्रांस और स्लोवाकिया दौरा पूरा करके भारत पहुंच गए हैं। अपने 6 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने G7 समिट भी अटेंड की। यहां पीएम की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। इसके बाद 18 जून को पीएम मोदी पेरिस में विवाटेक समिट में शामिल हुए। विवाटेक समिट में मोदी ने कहा, फ्रांस एक अहम कड़ी का काम कर रहा है जो भारत और यूरोप के टेक इकोसिस्टम को करीब ला रहा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिंदी में वीडियो मैसेज शेयर किया है। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैं इसे 7वें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. I'm delighted to be in Paris for the 10th edition of Vivatech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of Vivatech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सहित 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एवं वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने समारोह को संबोधित किया। अयोध्या के रुदौली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों और कार सेवकों पर गोलियां चली और जय श्री राम के उद्घोष पर लाठियां बरसाई गई। विपक्ष के लोग राम का नारा लगाने पर गोली चलवाते थे। इनके दोगले चरित्र को तो देखिए। राम मंदिर बन ना पाए, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर तक लगा दिया था। कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील उतारकर मंदिर के निर्माण में अड़ंगा लगाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि आज यही लोग राम भक्तों के सम्मान की बात कर रहे हैं। योगी ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जय श्री राम कहने पर गोली चलवाती थी। अयोध्या का अपमान करने वालों से सावधान रहे, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र नायकों का सम्मान, वीरों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा भाव हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है। उसी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर हमारी डबल इंजन की सरकार ने सरकार बनने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी के नाम पर अनेक अभियान प्रारंभ कराए। के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है।
अयोध्या में कथित चंदा चोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इनकी गिरफ्तारी और ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान अयोध्या में सामने आए कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं। आप सांसद ने दावा किया कि हिरासत में लिए गए लोगों के बयान सामने आ चुके हैं, चोरी के सामान की बरामदगी भी हो चुकी है और कई तथ्य सार्वजनिक हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल समेत किसी भी जिम्मेदारी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार की एक के बाद दूसरी पोल खुलती जा रही है और ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे और चंदे में चोरी हो रही है, उसको पूरा संरक्षण ईडी पार्टी की सरकार दे रही है। इस देश में एक ईडी पार्टी काम करती है जो हर छोटे बड़े मामले में ईडी भेज देती है, सीबीआई भेज देती है, लेकिन प्रभु श्री राम के दान पात्र में सैकड़ों करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से लगी रोक के खिलाफ ऐप की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। नीट यूजी री एग्जाम से पहले टेलीग्राम ऐप प्लेटफॉर्म पर 22 जून तक अस्थायी बैन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस तेजस कारिया की सिंगल बेंच ने सुनाया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार के फैसले को असंगत नहीं कह सकते। पिछले महीने नीट यूजी का एग्जाम 3 मई को हुआ था, लेकिन बाद में पेपर लीक का मामला सामने आया। इस पर देश भर में हंगामा भी देखने को मिला। एनटीए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। इसके बाद सरकार ने 3 मई की परीक्षा रद्द कर दी। अब 21 जून को फिर से एग्जाम होगा। ऐसे में सरकार हर तरह से एहतियात बरत रही है ताकि फिर से ऐसी कोई घटना ना हो। इसी के चलते सरकार ने खतरे की संभावना को देखते हुए टेलीग्राम पर 22 जून तक के लिए अस्थायी बैन लगा दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड की राजनीति में क्रॉस वोटिंग के जिन्न ने एक बार फिर ऐसा खेल दिखाया है कि पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद सत्ताधारी महागठबंधन बिखर गया। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए मुकाबले में बड़े पैमाने पर हुई क्रॉस वोटिंग के चलते महागठबंधन के कांग्रेस कोटे के उम्मीदवार प्रणब झा चुनाव हार गए हैं। उन्हें सिर्फ 21 वोट मिले हैं, इसमें एक अमान्य रहे। वहीं सिर्फ 24 विधायकों के भरोसे बैठी एनडीए ने अपनी अचूक रणनीति के दम पर अपने समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को 30 वोट दिलाकर जीत दिला दी है। हालांकि इनमें 2 वोट अमान्य मिले। उधर झामुमो कोटे के उम्मीदवार बैजनाथ राम 30 वोट लाकर आसानी से चुनाव जीत गए हैं। दोनों प्रत्याशियों को प्रथम वरीयता के आधार पर ही जीत मिल गई है, इसलिए दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती की जरूरत नहीं पड़ी। में जो मुझे नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट हुआ, मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया और एज ए इंडिपेंडेंट मुझे चुनाव करने के लिए जो हेल्प किया, उसके लिए मैं सबसे तय से मैं हमारे देश के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ। बंगाल में पार्टियां टूट रही है, सांसदों को खरीदा बेचा जा रहा है, तो उसमें कोई विधायक भी बिक गया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगातार लोग कहते रहे, सभी जो हमारे साथी हैं, कि हमने वोट देने का साथ में निर्णय लिया है। अब जब तक पूरी बात छन के सामने नहीं आ जाती, तब तक हम लोग बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि झारखंड भी आज एक बार, झारखंड के लोगों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि झारखंड के विधायक भी बिकने वाले हैं और बिके हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद महागठबंधन में कांग्रेस क्रॉस वोटिंग को लेकर अब सियासी भूचाल आ गया है।
जहां एक तरफ घटक दल कांग्रेस अपने प्रत्याशी प्रणब झा की हार के पीछे राजद और मामले की जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत को उन्होंने धनबल की जीत करार दिया। इसी बीच कांग्रेस कोटे के कई मंत्री, विधायक और नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उस मुद्दे पर अब दिल्ली में पार्टी के हाईकमान तक ले जाने की बात कह डाली है। इसी कड़ी में बीते कल झारखंड विधानसभा में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश प्रभारी के राजू सहित कई नेताओं ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने जो कहा, जो वादा किया वो पूरा उन्होंने किया, लेकिन अपने ही लोग जब धोखा दे दें तो क्या हो सकता है। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे तारीफ और प्रशंसा की बात यह है कि कांग्रेस के सभी 16 विधायक ने अपनी एकता का परिचय दिया है। सभी के वोट वैध पाए गए और कांग्रेस प्रत्याशी के फेवर में पाए गए। ठीक है, अब चुनाव हारे हैं, लेकिन कांग्रेस की एकता बरकरार रही। राज्यसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब झारखंड कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए राजद के विधायक एवं वरिष्ठ नेता सुरेश पासवान ने चुप्पी तोड़ी है। रांची स्थित अपने सरकारी आवास में उनको एक बयान देते हुए बताया कि राजद में किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू द्वारा लगाए गए धोखे के आरोप को उन्होंने बेबुनियाद करार देते हुए महागठबंधन के प्रति अपना समर्थन का हवाला दिया। गौरतलब है कि कल विधानसभा में चुनाव परिणाम घोषित किए जाने से ठीक पहले तक भी राजद कोटे से कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव एवं पार्टी के पोलिंग एजेंट भोला प्रसाद ने इंडिया गठबंधन की जीत होने का दावा किया था, जो परिणाम आने के बाद गलत साबित हुआ। ओम प्रकाश राजभर के सपा में टूट वाले बयान पर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के बयानों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी में सिद्धांतवादी लोग हैं और कोई भी टूटकर कहीं नहीं जा रहा है। ऐसी मिसाल पहले भी हमने देखी है और आगे भी देखते रहेंगे। उन्होंने कहा, जिसका जैसा चरित्र उसकी वैसी ही सोच होगी। समाजवादी पार्टी सिद्धांतों से बनी हुई है। समाजवादी के लोग सिद्धांतों की राजनीति करती हैं। कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी तोड़ते हैं, लेकिन उनका अंजाम भी आपको आगे मालूम हो जाएगा। ऐसे लोगों को जनता नापसंद करती है, बल्कि ऐसे लोगों को नकार देती है। सीएम धामी ने देहरादून में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान रन फॉर योग का फ्लैग ऑफ कर बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहे युवाओं के उत्साहवर्धन के लिए उनके साथ दौड़ भी लगाई। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके प्रयासों से योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और सकारात्मक जीवन का आधार है। सीएम धामी ने लोगों से कहा कि आइए हम सभी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ एवं सशक्त भारत के निर्माण में योगदान दें। फीफा विश्व कप 2026 में मेक्सिको ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाने वाली पहली टीम बनने का गौरव हासिल किया है। मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल लुइस रोमो ने 50वें मिनट में किया, जब साउथ कोरिया के गोलकीपर किम सियोंग ग्यू और डिफेंडर ली गी ह्यूक के बीच तालमेल की कमी का फायदा उठाते हुए उन्होंने गेंद को जाल में पहुंचा दिया। मुकाबले के अंतिम क्षणों में साउथ कोरिया के पास बराबरी का सुनहरा मौका था, लेकिन मेक्सिको के गोलकीपर राउल रांगेल ने शानदार बचाव कर टीम की बढ़त कायम रखी। इस जीत के साथ मेक्सिको के 2 मैचों में 6 अंक हो गए और वह ग्रुप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। वहीं साउथ कोरिया 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। टूर्नामेंट के नए प्रारूप के तहत प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें और 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंचेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।